भारत की आज़ादी की लड़ाई केवल तलवार, बंदूक या बम से नहीं लड़ी गई थी। यह एक ऐसी जंग थी जिसमें अदालतें, कानून और तर्क भी हथियार बने। अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारियों को हमेशा अपराधी साबित करने की कोशिश की, जबकि सच्चाई ये थी कि वे लोग देश की आज़ादी के लिए बलिदान दे रहे थे। भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी का मुकदमा भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास का सबसे चर्चित मुकदमा था। अक्सर लोग पूछते हैं कि भगत सिंह का मुकदमा किसने लड़ा। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि इस मुकदमे में कई बड़े वकील जुड़े थे, लेकिन खासतौर पर एक मुस्लिम वकील का नाम सामने आता है जिन्होंने बिना फीस लिए भगत सिंह का बचाव किया। उनका नाम था असफ अली। असफ अली कांग्रेस से जुड़े हुए स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात वकील और बाद में स्वतंत्र भारत के राजनयिक भी बने। उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों का केस लड़ा और अदालत में उनके पक्ष को मजबूती से रखा। अब आइए विस्तार से इस पूरे प्रसंग को देखें। 1929 में दिल्ली असेंबली में बम फेंकने की घटना के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार कर लिए गए। इसके साथ ही सैंडर्स की हत्या 1928 का केस भी उन पर जोड़ दिया गया। अंग्रेज सरकार ने इसे लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दिया। ये मुकदमा पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया था। सरकार चाहती थी कि भगत सिंह और उनके साथियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय समाज चाहता था कि उन्हें राजनीतिक कैदी माना जाए। भगत सिंह का मुकदमा लड़ने के लिए कई प्रमुख वकील सामने आए। इनमें शामिल थे भाई किशन सिंह, भगत सिंह के रिश्तेदार, जयकर, भाई परमानंद, लालाजी की याद में काम करने वाले वकील, और विशेष रूप से असफ अली। असफ अली दिल्ली हाईकोर्ट के प्रमुख वकीलों में गिने जाते थे। वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। असफ अली का परिचय: जन्म 1888 दिल्ली में, शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और लंदन से कानून की पढ़ाई, पेशा वकील, स्वतंत्रता सेनानी, बाद में राजनयिक। योगदान: भगत सिंह का केस लड़ने के अलावा असफ अली ने कई स्वतंत्रता सेनानियों का बचाव किया। बाद में वे भारत के पहले राजदूत अमेरिका और स्विट्जरलैंड बने और 1947 के बाद दिल्ली के पहले गवर्नर भी बने। असफ अली ने अदालत में ये तर्क दिया कि 1. भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंककर किसी की जान नहीं ली। 2. उनका मकसद केवल आवाज बुलंद करना था ताकि अंग्रेज सरकार भारत की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दे। 3. उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा मिलना चाहिए। असफ अली ने अपने बचाव में अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषाओं का उपयोग किया और कहा कि यह मुकदमा केवल कानून का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है। भगत सिंह खुद अदालत को आजादी का मंच मानते थे। वे वकीलों से कहते थे कि ग्रेटर दैन, हम जानते हैं कि हमें फांसी दी जाएगी, लेकिन हमारा मकसद है कि इस मुकदमे के जरिए अंग्रेजों की क्रूरता पूरे देश के सामने आए। असफ अली और अन्य वकील उनकी इस सोच का सम्मान करते थे। अंग्रेज सरकार ने मुकदमे को जल्दबाजी में चलाया, गवाहों को दबाया गया, विशेष ट्रिब्यूनल बनाया गया, अपील की प्रक्रिया सीमित कर दी गई। ये सब इसलिए ताकि भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के सभी रास्ते बंद हो जाएं। असफ अली के अलावा कई मुस्लिम बुद्धिजीवी और नेता भी भगत सिंह के समर्थन में खड़े हुए। मोहम्मद अली जिन्ना असेंबली में भाषण देकर भगत सिंह की फांसी का विरोध किया। उर्दू अखबार जैसे जमाना, प्रताप आदि ने उन्हें शहीद-ए-वतन कहा। कई मुस्लिम छात्र संगठनों ने दिल्ली और लाहौर में प्रदर्शन किए। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, तब असफ अली जैसे वकीलों और समर्थकों ने गहरा दुख व्यक्त किया। कहा जाता है कि असफ अली ने बाद में लिखा, ग्रेटर दैन, भगत सिंह जैसे नौजवान को बचाने में हमारी नाकामी केवल कानून की हार नहीं बल्कि इंसानियत की हार थी। भगत सिंह का मुकदमा लड़ने के बाद असफ अली की छवि पूरे भारत में जनता के वकील की बन गई। वे 1947 में अमेरिका में भारत के पहले राजदूत बने। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली के पहले गवर्नर बने। उनकी पत्नी अरुणा आसफ अली भी स्वतंत्रता संग्राम की महान सेनानी थी। भगत सिंह का मुकदमा इतिहास में एक मिसाल है। इसमें यह साबित हुआ कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल किसी एक धर्म या जाति का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सबका साझा संघर्ष था। असफ अली जैसे मुस्लिम वकील ने यह दिखा दिया कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर न्याय और आज़ादी के लिए लड़ना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने बिना फीस लिए भगत सिंह का मुकदमा लड़ा, अदालत में राजनीतिक तर्क देकर अंग्रेजों की पोल खोली। ये साबित किया कि भगत सिंह अपराधी नहीं बल्कि क्रांतिकारी थे।